मैं एक ऐसे एरिया में रहता हूँ जहाँ पर सिर्फ एक ही हाई स्कूल और एक ही प्राइमरी स्कूल है, जो कि गांव के एकदम बीचों बीच है। अब भले ही इस जगह पे आप गांव कहें, लेकिन यहाँ के स्कूल में बस की सुविधा है, लेकिन बस दूर से आने वाले बच्चों के लिए है। और मैं उस जगह पर रहता हूँ जहाँ पर बस का कोई कनेक्शन नहीं है। बस लेने के लिए मुझे पहले काफ़ी दूर तक जाना पड़ता था, तब मैं बस में बैठकर अपने स्कूल में पहुँच पाता था। लेकिन कुछ टाइम बाद जब मैं थोड़ा बड़ा हो गया तो मेरे मम्मी पापा ने मुझे जंगल वाले छोटे रास्ते से आने के लिए इजाज़त दे दी, जहाँ से मैं बिना बस के स्कूल में टाइम पर आ सकता था। मेरे क्लास के बाकी बच्चों को ये बात ठीक नहीं लगती थी, क्योंकि मैं जंगल से आता था। उन्हें थोड़ा डर लगता था इस बात से, लेकिन मुझे वहाँ से आते हुए कभी भी कोई भी अजीब चीज़ नहीं महसूस हुई, सिवाय उस दिन के जिसके बाद से मुझे अपने मम्मी पापा से भीख मांगनी पड़ी कि मुझे बस से ही स्कूल भेजा करो। मुझे कहा गया था कि मुझे जंगली जानवरों से सावधान रहना चाहिए, और जितना मैं जानता हूँ वहाँ पर ऐसा कोई जानवर था भी नहीं जो कि मुझे एकदम जंगल में खींच कर ही ले जाए। और जिस गांव में मैं रहता था वहाँ पे कभी भी मर्डर्स या फिर उल्टी सीधी घटनाएं तो नहीं होती थी। खतरा बस एक ही चीज़ का था, वो था वहाँ पर खो जाने का। और सभी लोगों को उम्मीद थी कि मैं ऐसी बेवकूफ़ी तो नहीं करूँगा, लेकिन मैंने उन सबको गलत प्रूफ कर दिया। अपने भारी स्कूल बैग के साथ मैं उस रास्ते से अपने घर की ओर बढ़ रहा था, जिस पर मैं लगभग 100 बार जा चुका हूँगा। अब चलते हुए मुझे रास्ते के बीचों बीच कुछ पड़ा हुआ दिखाई दिया, और उसे देखकर मैं थोड़ा जल्दी जल्दी उसके पास गया। मैं वो देखकर हैरान हो गया कि वो एक जूता था, एक लाल रंग का जूता। अब मैं थोड़ा हैरान हो गया, क्योंकि इस जगह पे सफाई काफ़ी ज़्यादा रहती थी, और उस जूते को देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद वो हाल फिलहाल में ही वहाँ पर आया है। मैं सोचने लगा कि आखिर ये है किसका, और है तो एक क्यों है। मैं इधर उधर ऐसे ही देखने लगा, और तब मेरी नज़र गई पास ही के पेड़ के ऊपर टंगे हुए एक लाल रंग के बैग के ऊपर। सच कह रहा हूँ, जैसे ही मैंने उस लाल बैग को देखा, उस टाइम पर मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब और हल्का सा डर लगने लगा। मेरा दिमाग मुझसे कह रहा था कि शायद ये कुछ गलत है, मुझे शायद वहीं से तभी चले जाना चाहिए था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं करा। मैं भी शायद यही सोच रहा था कि यहाँ पर सिर्फ बैग ही तो है, आखिर क्या होगा। लेकिन मैंने कुछ ऐसा किया जिसका मुझे आज तक पछतावा है। मैं उस लाल बैग के पास में गया, उसे थोड़ा देखने के लिए। मैं उस पर्स को लगभग उतारने ही वाला था कि मुझे एकदम से पीछे से अजीब सी आवाज़ आई। मुझे लगा कि शायद ये किसी जानवर की आवाज़ है, और मैं एकदम से पीछे को मुड़ा उसे देखने के लिए। लेकिन यकीन मानिए, जब मैंने पीछे देखा तो मेरा हृदय कांप गया। मैंने देखा कि मैं जिस रास्ते से आया था वो रास्ता ही लगभग गायब हो गया था। मतलब वो पूरी जगह ही एकदम अलग लग रही थी जहाँ पे अब मैं खड़ा हुआ था। मैं लगभग एक सीधे रास्ते में हल्का सा झाड़ियों के अंदर आया था, और अब मैं अपना रास्ता भटक गया था। मुझे अब रास्ते का कोई भी अंदाज़ा नहीं था। मैं पीछे की ओर लगातार बढ़ने लगा, ढूंढते हुए कि रास्ता काश मुझे मिल जाए, लेकिन वो मुझे नहीं मिला। हैरानी की बात तो और ज़्यादा ये थी कि अभी अभी जिस पेड़ पर मैं उस बैग को देख पा रहा था, अब वो पेड़ भी वहाँ से गायब हो गया था। इस चीज़ का शायद कोई मतलब नहीं बनता। मैं इस तरीके से कैसे खो सकता था? एकदम सीधा रास्ता था। ऐसा लग रहा था कि शायद किसी ने इस जगह को ही घुमा दिया हो, लेकिन ये सुनने में एकदम पागलों वाला लगता है ना? शायद मेरे को जो करना चाहिए था वो ये कि मैं उसी जगह पर रुक जाता और अपने मम्मी पापा का कुछ घंटों में वहाँ पर आने का इंतज़ार करता। लेकिन मैंने फिर से ऐसा ही करा, जिसका मुझे पछतावा है। कुछ ही दूरी पर मुझे एक लंबा सा साया दिखाई दिया, एक लंबा सा आदमी शायद। मैंने ज़ोर से चिल्लाया, सुनिए। लेकिन वो जो भी था उसने मेरी बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, और वो आगे की ओर बढ़ गया। मुझे तो यही लग रहा था कि शायद वो कोई होगा जो कि मेरी मदद कर सके, और मैं अपना मौका गंवाना नहीं चाहता था। मैं फ़ौरन भागकर उसके पास गया। उसके पास भागते भागते मैं इतना मगन था कि मैं आसपास का नज़ारा देख ही नहीं पाया। बिल्कुल नहीं नोटिस किया मैंने कि मेरे आसपास की चीज़ें एकदम बदल गई थी।
जब तक मैं उस आदमी के पास तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, मैंने देखा कि मेरे आसपास पत्तियां गिर रही थी। और जब मेरा ध्यान उन पत्तियों पर गया, आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे आसपास एकदम से पतझड़ आ गया था। आसपास के पेड़ की सारी पत्तियां धीरे धीरे नीचे गिर रही थी। जिस आदमी के पीछे मैं यहाँ तक आया था, वो आदमी अब गायब हो गया था और मेरे सामने सिर्फ ये अब पेड़ थे जिनके पत्ते मेरे सामने गिर रहे थे। मैं एकदम हैरान परेशान हो गया। हे भगवान, ये क्या हुआ? मैं अब काफ़ी ज़्यादा डर गया था। मुझे समझ में आ गया था कि मेरे साथ कुछ भी नॉर्मल तो नहीं हो रहा है। कि तभी मुझे एक बार फिर से किसी आदमी की आवाज़ आई इस बार, और पक्का ये आवाज़ किसी आदमी की ही थी। मैं समझ तो नहीं पाया कि उसने क्या कहा, लेकिन मैं सुन ज़रूर लिया था। मैं अब कोशिश करने लगा उस तरफ जाने की जहाँ से वो आवाज़ आई थी, और थोड़ा आगे जाने के बाद मैं एक खुले से एरिया में आ गया। और वहाँ जो मैंने देखा, उसे देख के मेरा मुंह खुला का खुला रह गया, लेकिन मेरे मुंह से कोई आवाज़ बाहर तक नहीं आ सकी। मैं डर की उस लिमिट को पार कर गया था जिसके आगे मुझे सिर्फ मेरी मौत दिखाई दे रही थी। सामने हर तरफ सिर्फ कीचड़ ही कीचड़ था। कीचड़, लेकिन मिट्टी का नहीं, खून का कीचड़। हर तरफ सिर पड़े हुए जिनकी आंखें बंद थी। ध्यान से देखने पर पता लगा वो सब कटे हुए सिर थे इंसानों के। एक नहीं, दो नहीं, लगभग 50 या 60। उन सबको देखकर मैं लगभग मरने ही वाला होऊंगा। तभी मेरी नज़र उस पर गई जो कि मेरे सबसे पास में पड़ा हुआ था, जो कि सीधा गर्दन से कटा हुआ एक सिर था। मुझे नहीं यकीन हुआ कि मेरे घर के पास मेरे जंगल में ही ऐसा कुछ है। यहाँ पर इतने सारे लोगों की लाश पड़ी हुई हैं और किसी को इस बारे में खबर तक नहीं। लेकिन जब मैं अपने नज़दीकी पड़े हुए उस सर को घूर रहा था, और जब उसने मेरी ओर देखकर अपनी आंखें खोल ली, उसकी भूरी रंग की आंखें मेरे को घूर रही थी। उसके चेहरे पर भी एकदम से उतना ही डर आ गया जितना कि मैं उसे देखकर डर रहा था। भले उसके शरीर में वोकल कॉर्ड ना हो, लेकिन फिर भी वो चीज़ चिल्लाई, इतनी तेज चिल्लाई कि मेरे को अपने कानों पर हाथ रखना पड़ा। देखते ही देखते वहाँ पर जितने भी सर पड़े हुए थे, सबकी आंखें खुल गई और सब एक साथ चिल्लाने लगे, इतनी ज़ोर से कि शायद मैं उस समय बहरा ही हो जाता। और मैं पीछे देखकर एकदम से भागने की सोचने लगा, और तब मुझे दिखा वो लंबा आदमी, शायद एक लाश, एक ऐसी लाश जिसके शरीर तो मैं देख पा रहा था, लेकिन सिर्फ हड्डियाँ और बाकी कुछ टूटे फूटे शरीर के अंग। और ये और ज़्यादा हैरानी की बात थी कि अब ये जो चीज़ मेरे सामने थी, ये केवल धड़ था, इसके ऊपर इसका सर नहीं था। मैं इतना ज़्यादा डर गया कि मैं उल्टी दिशा में बहुत ही तेज़ी से भागने लगा अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए। मेरा बैग बार बार मेरी पीठ पर लग रहा था, लेकिन मैं इस तरीके से डरा हुआ था कि मैं उसे फेंक भी नहीं पा रहा था। वो अजीब सा शरीर मेरे पीछे को भागने लगा और मेरा पीछा करने लगा। मुझे साफ साफ लग रहा था कि आज तो मेरी मौत तय है। मुझे नहीं पता मैं कितनी देर तक भागता रहा लगातार, लेकिन मैंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। काफ़ी देर तक तो मैं अपनी आंखें बंद करके ही भागता रहा, और जब मैंने अपनी आंखें खोली तो एक बार फिर से मैं एकदम हैरान था। अब मेरे आसपास जितने भी पेड़ थे, किसी पे कोई पत्ती, कोई टहनी थी ही नहीं। ऐसा लग रहा था कि मैं किसी पहाड़ जैसे एरिया में आ गया था। लेकिन अब मुझे वो लाशें, वो कटे हुए सिर भी दिखाई नहीं दे रहे थे। उस बिना सर वाले धड़ का कोई पता नहीं था। शायद अब वो मेरे पीछे नहीं आ रहा था। लेकिन उस जगह पर मेरे को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। लेकिन जब मैं एक बार को पीछे मुड़ा, मेरे दिल की धड़कन एकदम से रुक गई थी। वो लाश अब भी मेरे पीछे एकदम तेज़ी से भागते हुए आ रही थी। मैं ज़ोर से चिल्लाया इस बार, और एक बार फिर से काफ़ी तेज़ी से भागने लगा। और अब मैंने वो चीज़ होते हुए देखी जिसकी वजह से शायद मैं इस जगह पर फंस गया था। मेरे आसपास की चीज़ें एकदम से गोल गोल घूमने लगी। बिल्कुल वही हो रहा था जो कि सुनने में एकदम पागल वाला लग रहा था। मैं एकदम से न जाने किसी खाई में गिरने ही वाला था कि तभी मुझे मेरे बैग की तनी
मेरे कंधों पर एकदम चुभती हुई महसूस हुई, जिसका मतलब था कि मेरा बैग किसी चीज़ में शायद पकड़ा गया था या फिर फंस गया था, जिसकी वजह से मैं अभी भी गिरने के बाद भी जिंदा बच गया था। ये देखने के लिए क्या कि मैं किस चीज़ से लटका हूँ, मैंने अपना मुंह ऊपर किया और जो मैंने देखा उसे देखकर तो मुझे यही अच्छा लगता कि कहीं मेरी मौत हो जाती। मैंने देखा वो जो अजीब सा धड़ था उसने मेरी जान बचाई थी। उसने न जाने किस तरीके से मुझे हवा में लटका रखा था। इसके बाद एकदम से उसने मुझे कैसे करके पीछे की ओर फेंक दिया और मैं उस खाई से बाहर की ओर गिर गया। मैं बहुत ज़्यादा कांप रहा था लेकिन हिल नहीं पा रहा था उस जगह से। वो अजीब सा धड़ मेरे पास आया और उसने अपने हाथों से मेरे को ऊपर से नीचे तक छूना शुरू कर दिया। शायद वो देख रहा था कि मैं अब भी सिंगल पीस हूँ। ये बताना मुश्किल था कि वो क्या महसूस कर रहा है, क्योंकि उसका सर नहीं था। जब शायद उस चीज़ को यकीन हो गया कि मैं बिल्कुल ठीक था, उस चीज़ ने मुझे मेरे हाथ को पकड़कर खींचना शुरू कर दिया। वो चीज़ मुझे अपने साथ खींचते खींचते कहीं पर ले जाने लग गई और वो मुझे काफ़ी देर तक ऐसे ही खींचती रही। जब मेरे साथ हुआ उस समय मैं बस एक 15 साल का लड़का था। एक जगह पर आकर उस धड़ ने मुझे छोड़ दिया, शायद ये सोचते हुए कि मैं अब खड़ा होऊंगा, लेकिन मैं ज़मीन पर खड़ा नहीं हुआ और वहीं पर बैठ गया। मैं बहुत ही ज़ोर से रोना चाहता था। वो धड़ अभी भी मेरा एक हाथ पकड़े हुए वहीं पर खड़ा था। अभी भी ये कहना बहुत मुश्किल था कि वो मेरी मदद कर रहा था या फिर न जाने क्या। अब उसने मुझे एक बार फिर से उठा लिया और अब वो मुझे उठाकर अपने साथ साथ ले जाने लगा। मैं अपने आसपास की चीज़ें देख रहा था। कुछ ही देर में मुझे वो लाल बैग टंगा हुआ दिखाई दे दिया उस पेड़ से, जहाँ पर मैं सबसे पहले था। जैसे ही वो मेरे को उस रास्ते पर ले आया जहाँ से मैं उस झाड़ी में गया था, उसने मुझे नीचे ज़मीन पर पटक दिया। मैं ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगा, लेकिन मेरे मुंह से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। वो जो भी चीज़ थी, क्योंकि उसके कान भी नहीं थे, शायद इसलिए वो मुझे सुनता नहीं। इसके बाद उस चीज़ ने अपने हाथों को मेरे बालों में रखा और मेरे बालों को थोड़ा सा ख़राब कर दिया। मैं बस उस चीज़ को घूरे जा रहा था। इसके बाद वो चीज़ एकदम से जंगल की ओर भागने लगी और भागते भागते वहीं कहीं गायब हो गई। भले मैं उस जगह से अपने घर भागना चाहता था, लेकिन मैं वहीं खड़ा हुआ जंगल की ओर देखता रहा। कुछ टाइम बाद मैं अपने घर आ गया। जब मैं अपने घर आया, ये देखकर मुझे काफ़ी ज़्यादा हैरानी हुई कि मुझे स्कूल से निकले हुए अभी बस 15 मिनट हुए हैं, जबकि मेरे साथ ये सारी घटनाएं लगभग पिछले 3 या 4 घंटे तक हो रही थी। मैंने अपने घर में किसी को भी इस बारे में बताया नहीं, क्योंकि मैं जानता था यकीन कोई वैसे भी नहीं करने वाला। लेकिन उन्होंने मुझसे ये ज़रूर पूछा कि मैं इतना गंदा क्यों हूँ। इसके बाद से मैं कभी भी उस रास्ते से वापस नहीं गया और मैंने बहुत ही जिद करके स्कूल की बस में जाने को मनवा लिया। साक्षी आजकल गुमसुम सी रहती है। जब से उसका मिसकैरेज हुआ है तब से वो यूं ही उदास रहती है। बाहर बारिश हो रही है और साक्षी खिड़की से बाहर की ओर टकटकी लगाए देख रही है और उसकी आंखों से बारिश की बूंदों सी धारा बह रही है। तब तक राजवीर चाय का कप लिए आ जाता है। जब से साक्षी का मिसकैरेज हुआ तब से वो उसका और भी ज़्यादा ख्याल रखने लगा, नहीं तो साक्षी कब की डिप्रेशन में चली गई होती। वो उसे हर तरीके से खुश रखने की कोशिश करता था। चाय का कप देते हुए वो बोलता है, फिर से रोने लगी? चुप हो जाओ, सब मेरी गलती की वजह से हुआ है। उस दिन अगर मैं ना दौड़ती तो ना मेरा पैर फिसलता और ना ही मैं गिरती। ये सब मेरी लापरवाही से ही हुआ है। बोलते बोलते वो फिर से रोने लग जाती है। साक्षी, वो बस एक एक्सीडेंट था, तुम अपने आप को दोषी बनाना बंद करो, कहते हुए वो उसे शांत कराने लगता है। और हाँ, तुम सामान पैक कर लेना, 2 दिन बाद हम जोधपुर जा रहे हैं। तुम हमेशा कहती थी ना तुम्हें राजस्थान जाना है, हम दोनों 15 दिनों के लिए घूमने जा रहे हैं। चलो अब रोज़ रोज़ चेहरे पर स्माइल ले आओ। साक्षी आर्कियोलॉजी की स्टूडेंट है, उसे पुरानी चीज़ें और पुरानी जगहों पर घूमना
बहुत पसंद था। 2 दिन बाद दोनों जोधपुर के एक होटल में जाते हैं। ये होटल पहले विला था जिसे अब होटल बना दिया गया था। वहाँ जाके पता चला कि एक भी रूम अवेलेबल नहीं था। दोनों वापस जा ही रहे थे कि रिसेप्शनिस्ट ने आवाज़ दी, एक्सक्यूज़ मी सर, एक रूम है। कहते हुए वो चाबी देती है और उनका सामान पहुंचाने के लिए सर्वेंट को भेजती है। दोनों रूम नंबर 212 के बाहर खड़े थे। रूम खुलते के साथ ही राजवीर कहता है, वाह, इट्स वंडरफुल, काफ़ी सही है ना रूम ये। कमरे की सजावट देख के तो लगता है कि किसी राजा महाराजा का रहा होगा। क्यों भाई? राजवीर ने सर्वेंट को देखते हुए बोला, सर ये मास्टर रूम है और इस होटल का सबसे खूबसूरत कमरा भी। ये कमरा राजा साहब का हुआ करता था। अच्छा, तभी ये इतना आलीशान है। कहते हुए राजवीर कमरे को देखता है। ये बताओ, स्मेल का कोई है कि नहीं, मतलब राज परिवार के सदस्य हैं या नहीं? जी हुजूर, है ना। राजा हरि प्रताप सिंह हुजूर अपनी कोठी में रहते हैं। आप जब आए तब वो निकल रहे थे, शायद आपने देखा होगा। क्या राजवीर यार, तुम भी हिस्ट्री निकालने लगे इस जगह की। जाने दो उसे। साक्षी से जाने के लिए राजवीर से इशारा करती है। दोनों आराम करते हैं। आज साक्षी को अजीब अजीब सपने आने लगे और आधी रात को वो एकदम से नींद से जाग गई और फिर उसे रात भर नींद नहीं आई। अगले दिन दोनों जोधपुर के महलों को घूमने का प्लान बनाए। साक्षी यहाँ आके खुश थी, नहीं तो घर पे तो वो उदास ही बैठी रहती थी। हवा पानी बदलने से इंसान का दिल दिमाग बदल जाता है और साक्षी भी अब अपने गम को भुला रही थी। शाम को जब होटल लौटे तो वो दोनों थक गए थे। रात का खाना खाने के बाद दोनों सो गए और फिर आधी रात को साक्षी की नींद खुल गई। उसने बहुत बुरा सपना देखा था, लेकिन क्या देखा उसे याद ही नहीं रहा। फिर उसे उसके बाद नींद नहीं आ पाई। रात भर टकटकी लगाए वो जागती रहती है। अगले दिन दोनों मेहरारगढ़ फोर्ट चले गए। रास्ते में साक्षी ने एक कब्रिस्तान देखा। राजवीर से कहा, मैंने ये जगह पहले भी देखी है, लेकिन याद नहीं कहाँ पर। हम यहाँ पहली बार आए हैं, तुम इसे पहले कैसे देख सकती हो सकता है तुमने पढ़ा होगा कहीं पर या फिर ऐसी कोई जगह देखी होगी, क्योंकि ये जगह कब्रिस्तान भी आज से 30 साल पहले थी और उसके बाद से बंद है। कहा जाता है कि अभी भूतिया हो गया है। अधिकतर रातों को किसी के रोने की आवाज़ आती है यहाँ से। ड्राइवर ने कहा, अरे बंद करो अपनी बकवास यार, भूत कुछ नहीं होता, राजवीर ने बोला। लेकिन साक्षी के मन में रह रहकर याद आ रहा है कि उसने शायद कल रात में सपने में इसी कब्रिस्तान को देखा है। लेकिन कैसे? वो तो आज पहली बार इसे देख रही है। इसे इससे पहले सपने में वो कैसे आ सकता है? क्योंकि सपने में तो वही चीज़ें आती हैं जो हम रियल में महसूस कर चुके होते हैं। साक्षी आधी रात को किसी की पायल की आवाज़ से जाग जाती है। आवाज़ बाहर से आ रही थी। उसने राजवीर को देखा तो वो सो रहा था। उसने दरवाज़ा खोला और बाहर देखा, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। लेकिन पायल की आवाज़ अब भी आ रही थी। साक्षी आगे बढ़ रही थी और फिर उसने जालीदार दीवार से नीचे आंगन की तरफ देखा। छोटी सी बच्ची जिसकी उम्र लगभग 7-8 साल की थी, वो घाघरा पहने हुए कबूतर के पीछे भाग रही थी। इतनी देर से उसके पायल की ही आवाज़ आ रही थी। कितनी प्यारी बच्ची है। कबूतर के पास जाते ही खिलखिला के हंसने लगी। फिर एक औरत आई और उसका हाथ पकड़ के उसे ले जाने लगी। उसने लंबा सा घूंघट ओढ़ लिया जिससे उसका चेहरा नहीं दिख रहा था और वो शायद राजस्थानी भाषा में कुछ कह रही थी। फिर अचानक से तेज़ तेज़ आंधी चलने लगी और आसपास शोर बढ़ गया। किसी के रोने की आवाज़ तेज़ होने लगती है और उस औरत का घूंघट उतर गया था और धीरे धीरे उन दोनों के चेहरे से खून टपकने लगता है और चेहरा और ज़्यादा डरावने होने लगता है। वो ज़ोर ज़ोर से चीखती है, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। वो दोनों उसके ही पास आ रहे हैं और दोनों ही रो रहे हैं। तभी उसकी नींद खुल जाती है और राजवीर उसे पानी पिलाता है। क्या हुआ? बुरा सपना देखा क्या? बहुत तेज़ चिल्ला रही थी तुम। साक्षी पूरी तरीके से पसीने से तर थी और ज़ोर ज़ोर से सांस ले रही थी। बहुत बुरा,
एकदम से ऐसा लगा कि सब कुछ हकीकत हो। घड़ी देखो, रात के 3 बज गए हैं। राजवीर ने उसे सोने के लिए कहा, लेकिन आज फिर से वो नहीं सो पाई। यही सिलसिला रोज रात को चलता और आधी रात को वो जाग जाती और फिर उसे नींद नहीं आती। वो मन में सोचती कि एक ही सपना उसे रोज क्यों आता है, कुछ तो वजह होगी इन सब के पीछे। वो राजवीर को बताती है, लेकिन वो उसे सिर्फ उसका वहम बताकर टाल देता है और कहता है कि राजघरानों ऐसी ऐसी कहानियाँ प्रचलित होती हैं और तुमने कहीं पढ़ा होगा, इसलिए तुम इसे अपने सपने में देख रही हो। उस औरत ने लंबा घूंघट ओढ़ा है, उसके हाथ को किसी आदमी ने पकड़ा हुआ है और उसे खींचते हुए ले जा रहा है। वो बेचारी रो रही है और अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उस दरिंदे ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे पीटने लगा। अब ये रोज़ का सिलसिला हो गया था। वो रोज़ उसको पीटता। फिर एक दिन उसकी नज़र उसकी बेटी पर पड़ी और अब वो उसे बेचने का सोचने लगा। लेकिन जब वो उस बच्ची को अगवा कर रहा था, उस लड़की ने सूझबूझ से उसे कैसे करके मार दिया, जिससे वो एक तरफ को गिर गया। बाद में फिर से उसने उसे ले जाने की कोशिश करी, लेकिन इस बार भी वो लड़की उसके साथ जाने को राज़ी नहीं हुई और छीना झपटी के दौरान उसने गुस्से में आकर उसकी बेटी को जान से मार दिया। उसे देखकर उसकी माँ ज़ोर ज़ोर से रो रही थी और चिल्ला रही थी, तूने जो मेरी बेटी का हाल किया है, मैं पूरे जोधपुर में चिल्ला चिल्ला के बताऊंगी इस राज परिवार का सच। तूने मेरी बेटी के साथ क्या क्या किया है। ये हरि प्रताप सिंह था, इस होटल का मालिक। तू बचेगी तो बताएगी ना। उसने ऐसा बोला और ज़ोर ज़ोर से उसके सिर पे फूलदान से मारने लगा। उसके सिर से खून की धारा निकलने लगी और पूरा चेहरा उसका खून से भीग गया और फर्श पे खून बहने लगा। वो फर्श में गिर गई और सामने ही उसकी बच्ची खून से लथपथ बेहोश पड़ी थी, जो कि लगभग मर ही गई थी। रात का समय था। उसने बच्ची को उठाया और उस औरत का हाथ खींचते हुए बाहर गाड़ी में ले जाने लगा। थोड़ी देर बाद उसने उन दोनों को कब्रिस्तान ले आया और बरगद के पेड़ के नीचे बने गड्ढे में दोनों को डाल दिया। दोनों की सांसें अभी जिंदा चल रही थी, लेकिन उसने उन दोनों के ऊपर मिट्टी डाल दी और वो दोनों सिसकते रहे और उसने उन दोनों को दफन कर दिया। और ये सब देखने वाला वहाँ पर एक था, जो कि था रामू। इतने सालों तक वो लगातार चुप रहा। तब से वहाँ पर रोज़ रात में किसी के चीखने और रोने की आवाज़ें आने लगी। सवेरे जब साक्षी उठी तो उसे पता था कि उसे क्या करना है। उसने राजवीर को ये सब सुना दिया, लेकिन राजवीर मानने को तैयार ही नहीं था कि ये सब सच है। साक्षी के जिद करने पर वो दोनों पुलिस स्टेशन चले गए और राजा हरि प्रताप सिंह के ऊपर केस करवाया। लेकिन ये मामला राज परिवार से था तो थोड़ा समय लगा। सारे सबूतों और गवाहों को देखते हुए आखिरकार हरि सिंह को सजा हो गई, क्योंकि उस बरगद के पेड़ के नीचे लाश मिल गई थी और आखिर में उसने खुद ही अपना जुर्म कबूल कर लिया। लेकिन ये सबके लिए हैरानी की बात थी कि उसने अपनी गलती को कबूल क्यों करा। आखिर 30 साल बाद ही सही, लेकिन मीना और उसकी बेटी को इंसाफ मिल गया।